हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में। आज इसमें हम लोग पुष्यमित्र शुंग के वंश के बारे में देखने वाले हैं और उसके शासनकाल के प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही है। इन सब सारी बातों को हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि शुंग वंश का स्थापना करने वाला है कौन, और मतलब किस जाति से है। तो इस बात पर भी अनेक अनेक विद्वानों के काफी प्रचलित मत है। तो इसमें से जो तीन मत है वो प्रमुख मत है, मतलब तीन ही मत है, तीन प्रमुख मत है। ये कि पहला ये कि शुंग विदेशी थे, और दूसरा ये कि शुंग क्षत्रिय थे, और तीसरा ये कि शुंग ब्राह्मण थे। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि विदेशी थे इसके क्या मत है, क्षत्रिय थे इसके क्या मत है, ब्राह्मण थे इसके क्या मत है। तो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं शुंग विदेशी थे इसके क्या मत है। तो इसके मत में हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार हम लोग देखते हैं कि उसका जो उत्तराधिकारी वो मतलब पुष्यमित्र शुंग और उसका जो उत्तराधिकारी सबने अपने नाम के लास्ट में मित्र शब्द का उपयोग किया है, जिसके कारण मित्र जो है वो जिसके कारण उसे सूर्य का उपासक उपासक समझा जाता है, जो कि पारसिक जाति से बिलोंग करता है। ठीक है। तो इसके इस तर्क के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि मतलब पुष्यमित्र शुंग जो थे वो विदेशी थे। लेकिन क्या है कि सिर्फ मित्र शब्द के आधार पर ही किसी जाति का निर्धारण करना ठीक नहीं होगा, इसीलिए ये मत हम लोग मतलब नहीं मान के चलते हैं। अब शुंग क्षत्रिय थे इसके बारे में क्या मत है कि कुछ ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को क्षत्रिय बताया गया है। जैसे कि कालिदास रचित मालविकाग्निमित्रम में भी शुंग को बौम्बिक वंश से बताया। बौम्बिक वंश बिंबिसार से संबंधित बताया है। बौम्बिक वंश का संबंध बिंबिसार से बताया है। तो उस आधार पर कहते हैं कि मतलब बिंबिसार क्षत्रिय था, तो पुष्यमित्र शुंग भी क्षत्रिय था। अब है कि तीसरा मत ये ब्राह्मण होने का क्या मत है। तो बहुत सारे साहित्य और साहित्यिक साक्ष्य में शुंग को ब्राह्मण बताते हैं। जैसे कि लट्टायन सूत्र के हिसाब से हमें पता लगता है कि शुंग जो था वो आचार्य था, और प्राचीन काल के समाज में तो वर्णानुसार ही काम करते थे। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जो आचार्य होते थे वो ब्राह्मण जाति से थे, तो इसीलिए वो ब्राह्मण थे। तो ये प्रमुख मत है जो कि पुष्यमित्र शुंग के जाति के बारे में। लेकिन आगे चलकर इसको ब्राह्मण वंश का ही मतलब कि ब्राह्मण ही बताया गया है। अभी हम लोग देखते हैं पुष्यमित्र शुंग का उत्थान। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे वो सेनापति थे, मौर्य के अंतिम राजा बृहद्रथ के सेनापति थे। तो सेनापति के पद से वो काफी प्रख्यात थे, और इसका कारण ये था कि वो जो है मौर्य सेना का सर्वश्रेष्ठ सेनापति था। इसकी पुष्टि हम लोग देखो अयोध्या के अभिलेख से, पुराण से, मालविकाग्निमित्रम से, और हर्षचरित में उसके लिए राजा होने के बाद भी सेनापति शब्द का प्रयुक्त किया जाता है, जिससे हमको इसका पता लगता है कि कितना प्रख्यात सेनापति था। अब हम लोग देखेंगे कि अंतिम मौर्य शासक की हत्या। तो पुष्यमित्र अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था, जैसा कि हम लोग बता चुके हैं। जिसमें बृहद्रथ जीवित था तभी उसके राजसभा में दो गुट खड़े हो गए थे। एक दल का नेता पुष्यमित्र खुद था, दूसरे दल का नेता कोई अमात्य था। तो अब क्या है कि पुष्यमित्र काफी प्रचलित थे, और हालांकि इतना स्वाभाविक है कि अगर वो काफी प्रचलित सेनापति थे, उसकी क्षमता भी काफी होगी। तो अपना क्षमता और सैनिक का विश्वास पात्र का फायदा उठाकर, मतलब विश्वास पात्र होने के कारण उसको सैन्य निरीक्षण करते समय सम्राट की उसने हत्या कर दी, और स्वयं को सत्ताधारी शासक घोषित कर दिया। ठीक है। अब जैसे वो राजा बने तो वहाँ के सिंहासन के मतलब सिंहासनरोहण उसका, और वहाँ की क्या राजनीतिक परिस्थिति थी इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बृहद्रथ की हत्या जब करने के बाद पुष्यमित्र शुंग का जो राज्यारोहण होता है वो 184 ईसा पूर्व में होता है। तो इसका पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है कि मौर्य वंश का पतन जो हो गया था 184 ईसा पूर्व में हो गया था। तब उस समय राजनीतिक दशा काफी गंभीर हो चुका था। आंध्र, महाराष्ट्र, कलिंग ये सब पहले से ही स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन अन्य राज्य भी इधर उधर अपना सिर उठाने लगा था। पश्चिमोत्तर भारत पर विदेशी आक्रमण का भी डर छाया हुआ था। इस प्रकार
पुष्यमित्र के समक्ष काफ़ी आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण की भी आशंका है। ये सब प्रमुख बातें थी। अब हम लोग देखेंगे पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल। तो पुष्यमित्र शुंग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुराणों से पता लगता है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ को मारकर 184 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। और फिर हमको पुराणों से भी हमें यह बात पता लगती है कि पुष्यमित्र शुंग जो है 26 वर्ष तक शासन किया था और उसकी मृत्यु अंत में 148 ईसा पूर्व में हो गई थी। और उसके शासन काल में ही उसके मतलब पुष्यमित्र के शासन काल में ही उसके पुत्र और उसके पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है, जिससे हमें पता लगता है कि राज्य प्राप्त करने के समय पुष्यमित्र शुंग की अवस्था जो थी काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी, यानी कि काफ़ी वो बूढ़े हो चुके थे। अब हम लोग देखते हैं विदिशा और विदर्भ का पारस्परिक युद्ध। तो पहले विदर्भ राज मगध के ही अंतर्गत आता था, लेकिन जब मौर्य काल का जब पतन हुआ तो उसके बाद जो है विदर्भ राज स्वतंत्र हो गया। तो विदर्भ का जो राजा यज्ञसेन था मौर्य का ही संबंधी था। इस कारण से पुष्यमित्र शुंग को विदर्भ पर अधिकार करना, मतलब पुष्यमित्र शुंग विदर्भ पर अधिकार करना चाहता था। तो पुष्यमित्र ने विदर्भ अधिकार करने के लिए कूटनीति का सहारा लिया। उसने क्या किया, यज्ञसेन के चचेरे भाई माधव सेन को अपनी तरफ मिला लिया। और इसकी मतलब जानकारी हमको मालविका अग्निमित्रम से पता लगता है कि माधव सेन जब पुष्यमित्र का बेटा का नाम है अग्निमित्र, यानी कि माधव सेन जब अग्निमित्र से मिलने जा रहा था तभी यज्ञसेन ने उसको बंदी बना लिया। और उधर पुष्यमित्र तो लड़ाई के लिए उतावले थे ही, तो उसी युद्ध को कारण बनाकर अग्निमित्र ने मतलब पुष्यमित्र ने के बेटे अग्निमित्र ने विशाल सेना के साथ विदर्भ पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके फिर वहाँ का मतलब जीत लिया गया पुष्यमित्र के द्वारा। लेकिन फिर वहाँ का हम लोग परिणाम देखेंगे, आक्रमण के क्या क्या परिणाम हुए। तो माधव सेन को मुक्त करवा लिया गया था और विदर्भ को 2 भाग में बांट दिया गया था, जिसको वर्धा नदी जिसकी मतलब रेखा निर्धारित की गई थी। और मालविका अग्निमित्रम से पता लगता है कि विदर्भ का जो राजकन्या मालविका थी, उसका शादी पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र से हुआ था। अब ये पता नहीं लग पाता है कि ये मतलब इस युद्ध के पहले उसका शादी हुआ था या इस युद्ध के बाद हुआ था। तो विदर्भ राज पर फिर से चौथा क्या है, विदर्भ राज पर फिर से मगध राज्य का अधिकार हो गया था। अब क्या है, पुष्यमित्र द्वारा यवनों एवं खारवेल के लिए किए गए युद्ध पर थोड़ा संक्षिप्त में टिप्पणी। तो यवनों से युद्ध में हम लोग देखेंगे कि पुष्यमित्र ने यवन से 2 बार युद्ध किया था। पहला बार उसका युद्ध तब हुआ था जब वो अपना मतलब राज्य में जड़ जमा ही रहा था, तभी हुआ था। और दूसरा बार युद्ध तब हुआ था जब वो मतलब अपने उन्नति के चरम शिखर पर था और उसने यवनों को वहां से फिर खदेड़ दिया था। और दूसरा हम लोग देखेंगे कलिंग नरेश खारवेल से युद्ध। तो इस पर डॉक्टर विसेंट स्मिथ कहते हैं कि कलिंग नरेश खारवेल ने भी पुष्यमित्र पर 2 बार आक्रमण किया था। पहला 161 ईसा पूर्व में किया था, दूसरा 160 ईसा पूर्व में। तो विसेंट स्मिथ मानते हैं कि इस युद्ध में खारवेल ने पुष्यमित्र को घुटने पर टिका दिया था और मतलब खारवेल को पुष्यमित्र के द्वारा अपार धन उपहार में दिया गया था। लेकिन वी स्मिथ का जो है ये विवरण अन्य विद्वान ठीक नहीं मानते, जैसे कि प्रोफेसर आर पी चंदा और एलन कहते हैं कि हाथी गुम्फा शिलालेख के अनुसार खारवेल ने पुष्यमित्र को पराजित नहीं किया था। अब हम लोग देखेंगे पुष्यमित्र शुंग का धर्म, जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, उसके धर्म पर कई विवाद थे। तो अंत में जाकर हम लोग जो ज़्यादा सर्वमान्य धर्म है या फिर जो ज़्यादा जिसके ज़्यादा मत है उसको लेकर हम चलेंगे, मतलब उसको लेकर सब चलते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे वो ब्राह्मण धर्म का उदारक और विभिन्न ग्रंथों से भी पता लगता है कि ब्राह्मण धर्म के उत्थान के लिए बहुत प्रयास किया। ठीक है। और अश्वमेध यज्ञ जो है उसका भी परंपरा उसी ने डाला, जो आगे चलकर बहुत प्रचलित हुआ। कहा जाता है कि पुष्यमित्र ने बौद्धों के प्रति बहुत असहिष्णुता की नीति अपनाई। लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे कि ये नीति ठीक नहीं थी। कि कहा जाता है कि उसने बहुत सारा बौद्ध स्तूपों को तोड़ दिया, बिहार को जला दिया, भिक्षुओं को हत्या कर दी गई। लेकिन और ये भी कहा जाता है कि उसने अपने शासनकाल में ये घोषणा किया था कि जो भी मुझे 1 श्रमण का भेंट करेगा मैं उसे 100 दिनार में भेंट दे दूंगा। लेकिन इस मत का जो
विरोध करते हैं हैवेल तथा एम.एस. घोष इस मत का मतलब विरोध करते हैं। वो ये मानते हैं कि पुष्यमित्र बौद्ध धर्म के प्रबल विरोधी थे और यहाँ रामाशंकर त्रिपाठी भी उसको बौद्ध धर्म का विरोधी मानते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है कि पुष्यमित्र धर्म का उद्धारक अवश्य था, परंतु बौद्ध के प्रति उसके अत्याचार की बात भरहुत स्तूप को देखकर गलत साबित होती है। अगर पुष्यमित्र शुंग बौद्धों के विरोधी होता तो भरहुत स्तूप वैशाली में जिस रूप में अभी है उस रूप में नहीं रहा होता। और ये है कि उसके राज्य में अनेक स्तूप थे, जैसे कि उसके समय में भरहुत स्तूप सांची हो गया, अब बौद्ध गया के स्तूप का भी विस्तार किया गया, ऐसा कहा जाता है। फिर दिव्यावादन के अनुसार हम लोग देखते हैं कि पुष्यमित्र के बहुत सारा मंत्री भी बौद्ध थे। पुष्यमित्र का बेटा अग्निमित्र जो विदिशा का प्रांत में था, तो उसकी प्रांतीय सभा में भी कई बौद्ध मतावलंबी उसकी बौद्ध मतावलंबी नागरी को भी उच्च पद प्राप्त था। तो ये सब मत है, तो इन सब मत के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी नहीं था। संक्षेप में हम कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का कट्टर मतलब ब्राह्मण धर्म का कट्टर अनुयायी था, लेकिन उसके विषय में ये ठीक नहीं कहा जा सकता है कि उसने बौद्ध धर्म पर अत्याचार किया। अब हम लोग देखेंगे अश्वमेध यज्ञ। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और उसने ब्राह्मण धर्म के प्रचार प्रसार और अपनी प्रभुसत्ता कायम करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का प्रमाण उपलब्ध होता है। अब हरिवंश पुराण से हमें पता चलता है कि एक ब्राह्मण सेनानी, हरिवंश पुराण में मतलब ये लिखा गया होगा कि एक ब्राह्मण सेनानी कलयुग में अश्वमेध यज्ञ करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ इतिहासकार का कहना है कि ये पुष्यमित्र शुंग ही था। अब कालिदास के रचित मालविकाग्निमित्रम से पता लगता है कि पुष्यमित्र का पोता अग्निमित्र का बेटा जो है वो सिंधु नदी के तट पर जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कोई यवनों के द्वारा पकड़ा गया था, तो फिर पुष्यमित्र का पोता उस यवनों से युद्ध किया और विजय हुआ। ठीक है, तो फिर इसका आधार फिर पतंजलि के महाभाष्य भी इसका पुष्टि करते हैं। इसका पतंजलि का महाभाष्य के अनुसार ये इसका द्वितीय अश्वमेध यज्ञ था, क्योंकि जब पतंजलि का महाभाष्य का रचना हो रहा था तभी यह अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं हुआ था। अब हम लोग देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी। पुष्यमित्र के जो है, अब पुष्यमित्र के बाद कुल 9 राजाओं ने शासन किया था, उन सब के बारे में भी अत्यंत जानकारी हम लोग को प्राप्त है। तो पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका बेटा अग्निमित्र राज सिंहासन पर बैठा था। अग्निमित्र भी एक अच्छा सैनिक था और योग्य शासक था। अग्निमित्र के बाद उसका बेटा वसुमित्र बैठा। तो वसुमित्र भी एक अच्छा वीर सैनिक था, जैसा कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि सिंधु नदी के दक्षिण तट पर जो युद्ध हुआ था अश्वमेध का घोड़ा पकड़े जाने के बाद, तो इसी के द्वारा जीता गया था। अब पुष्यमित्र के समय, ठीक है, वो हम लोग बता चुके हैं। उसके बाद फिर शुंग वंश का जो 9वां राजा था वो था भगदरथ राजा देव मूर्ति था। वो अत्यंत विलासी और अयोग्य शासक था। तो फिर उसकी हत्या जो है उसके मंत्री वसुदेव कनु ने षड्यंत्र रचकर उसका हत्या कर दिया और फिर क्या बोलते हैं शुंग वंश का अंत हो गया और फिर एक नई राजवंश कण्व राजवंश का उदय हुआ। अब हम लोग देखेंगे मूल्यांकन में ये देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है संकटापन्न परिस्थिति में भी सफलता प्राप्त करके पुष्यमित्र ने केवल आंतरिक सुव्यवस्था स्थापित नहीं किया बल्कि विदेशी आक्रमण से भी भारत की रक्षा की। पुष्यमित्र शुंग क्या था कि एक कुशल दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी शासक भी था और अपनी योग्यता का उसमें परिचय देते हुए वो उच्च सैनिक गुणों के कारण उसने मौर्य सेना के सामने ही उसके राजा की हत्या की और फिर उसका
राजनीतिक दशा को सुदृढ़ किया और फिर अपने शासनकाल में वो अपने विपदाओं से, अनेक आपत्तियों से भी लड़ते हुए सफलता प्राप्त करता रहा। जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं, विदेशी आक्रमण का भी प्रभाव था, मतलब आशंका था। और फिर और उसने फिर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करके विशाल साम्राज्य का भी निर्माण किया, और उसके बाद फिर उसने सम्राट की भी उपाधि धारण नहीं की। तो वो सेनापति के नाम से ही संबोधित किया जाना स्वीकार करते थे। ठीक है, अब उसका ये जो निस्वार्थ प्रवृत्ति तथा लगन का परिणाम है, वो केवल एक वीर पराक्रमी ही नहीं, मतलब वो केवल एक वीर पराक्रमी ही नहीं था, बल्कि वो एक साहित्य और कला का भी प्रेमी था। अब उसके समय के साहित्यिक कृतियों में मनुस्मृति और महाभाष्य विशेष उल्लेखनीय हैं। अब फिर ब्राह्मण व्यवस्था का अनुयायी होकर भी वह मतलब धार्मिक रूप से सहिष्णु था। अब उसके विषय में डॉक्टर राय चौधरी लिखते हैं कि पुष्यमित्र भारत के इतिहास में और विशेष रूप से मध्य भारत के राज्य में एक महत्वाकांक्षी युग का प्रवर्तक था। तो इस प्रकार हम देखें कि मौर्य साम्राज्य के जो पतन होने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने कैसे मतलब कि पतन होते हुए भारत का फिर मतलब बागडोर अपने हाथ में संभाला और उसकी रक्षा की। तो ये सब उसके मूल्यांकन में आ गए। तो इसी के साथ ये खत्म हुआ। और ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग किसी नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।